सुमति अय्यर की कलम से चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा नमिता सचान सुंदर का स्नेहिल अभिवादन। आज प्रस्तुत हूँ मैं उनकी कहानी विरल राग का तीसरा और अंतिम भाग लेकर। विरल राग के दूसरे भाग के अंत में हम सुन रहे थे विवाह के उपरांत मायके आई सुमेधा और यशी दोनों सहेलियों के बीच की बातचीत। तो आगे बढ़ाते हैं बातचीत को। यशी ने सुमेधा से कहा, सच कहो, एक दूसरे के होने के एहसास को क्या हम इस तरह से जीते थे? इस तरह शॉपिंग करते, चाट की पत्तलें चाटते या फिर मंदिर की आरती को देखते। फूट पड़ी थी वो। छूट जाता है सब कुछ यशी, तू भी छोड़ देगी। स्वर में एक भारीपन आ गया था, झील का सा ठहरा हुआ भारीपन, ठोस और सख्त। उसकी देह की तरह स्वर में भी एक भारीपन आ गया था। ऐसा ही होता है यशी, होगा तेरे साथ भी। तुम इसे रोके से नहीं रोक सकती। दिस इज द ट्रूथ। इस होने के सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो हर एक के साथ होता है। तू उसे कैसे रोक पाएगी? तुमने चुना कहाँ है? जो हुआ है उसकी आदी हो गई हो बस। वो चिढ़कर बोली थी। वो मुस्कुराई थी। पहले अगर कभी उसने कहा होता तो शायद वो तमक उठती, पर तब शांत तृप्त मुस्कुराहट से भरकर बोली, पता है चाची अभी चौके में क्या कह रही थी? कह रही थी पुरुष की रुचि, आदतें, अपेक्षाएं औरतों की आदत बन जाती है। माय फुट। देर तक कसमसाती खामोशी पसरी रही दोनों के बीच। पर नेहा दी वो बुदबुदाई थी। सुमेधा ने उसे गौर से देखा था। सब नेहा दी की तरह नहीं होते यशी। पता है, यथार्थ उस सूरज की तरह है जिसके उगते ही सारे सपने बिला जाते हैं। नेहा दी ने यथार्थ झेला कहाँ था? तो विवाह यथार्थ है। हाँ, बेशक यथार्थ है। और यशी, मेरे पास उसके पहले तो कोई सपना भी नहीं था। इसलिए मैंने इसी यथार्थ के इर्द गिर्द सपने बुन लिए हैं। यशी ने महसूस किया था कि वहां यथार्थ आगे निकल गया था, सपनों को पीछे धकेलकर। और वो यथार्थ ही सपना हो गया था। एक दूसरी जिंदगी जीने लगी थी वो। और उसकी जिंदगी का सपना अलग था, बहुत अलग। सुमेधा औरत हो गई थी। उस रिश्ते से जुड़ते ही जिसकी शुरुआत ही औरत से होती है। सपने देखती लड़की को बिना किसी पुल के सहारे सीधे औरत की दुनिया में ले जाती है। लड़की देह का सब क्षणांश में झील में तब्दील हो जाता है। औरत की झील। औरत की झील जिसमें छोटी छोटी लहरें तो उठती हैं, पर ज्वार नहीं उठता। सुमेधा में कोई ज्वार नहीं बचा था। वो झील हो गई थी, औरत हो गई थी। सुमेधा ने जो संसार छोड़ दिया था, उसमें वो अकेली हो गई थी। उसने कोशिश की थी उन तमाम कोनों को छूने की जो तसल्ली देते थे, पर हाथ जैसे खाली लौट आए थे। उसे लगा था वो उस लड़की की तरह हो गई थी जो पुराने खंडहरों में अपना नाम खोजने लगती है। खंडहर हो चुके उस रिश्ते में कुछ भी तो नहीं बचा था। शेष था सिर्फ खालीपन जो भर नहीं पाया।
बावजूद इसके कि कहीं उसने महसूस किया था कि सुमेधा की आंखों में कुछ बुझा सा उतर आया था। पर उसे लगा था वो भी सुमेधा के भीतर का औरतपन है। मायूस होकर झड़ने किसी जिंदगी को याद करने का खूबसूरत अभिनय। उसकी आवाज में बुने झूठ को वो बाहर कर सकती थी। फायदा भी कुछ न था, उसे लगा। एक लकीर थी जो दोनों के बीच कहीं गुम हो गई थी। कहाँ कैसे मिट गई पता ही नहीं लगा। वो लकीर होती तो उसके सहारे एक दूसरे तक पहुंचा जा सकता था। वो अकेली छूट गई थी उस संसार में। नेहादी की अनुपस्थिति उसे बहुत खलती थी। वे होती तो उनसे कुछ शेयर करती। उसे बहुत आश्चर्य हुआ था कि उस सुमेधा को जिसके खाते में उसने अपने तमाम दिन सौंपे थे, उसके तहत ब्याज भी उसके लिए नहीं बचा था। माँ की टोका टाकी, सहेलियों की कानाफूसी के बावजूद वो अपने संसार में अकेली थी। सन्नाटे के विरल राग को सुनती। दोपहर हो ये शाम, एक और आवाज थी जिसे वो अकेली सुनती थी। वे दिन जैसे नींद के झोंकों में लुढ़कने लगते। माँ ने ही एक दिन उसे सुनाकर कहा था, बस कुछ दिन और बैठ लो यहाँ, फिर अकेले बैठने को कहाँ मिलेगा। तो उसे लगा था कि उसके शांत संसार में किसी का अतिक्रमण होने जा रहा है। वो अस्त व्यस्त हो गई थी। उसका संसार अब छोटा था, जिसमें वह थी और उसका एकांत। माँ के अलावा उस एकांत में खलल डालने वाला कोई नहीं था। उसने जैसे एकांत में जीते जीते सुख को उंगली रखकर पहचानना सीख लिया था। वो लड़की थी, शायद इसलिए उसने अपने को और नहीं खोया था। वो होती, उसका एकांत होता, ब्राउनिंग की कविता होती। बाऊ बात पक्की कराए हैं, तुम्हें उन लोगों ने बिन्नी की शादी में देखा था, लड़के ने तुझे पसंद कर लिया। माँ मुग्ध हो रही थी अंतिम वाक्य कहते कहते, पर वो उदास हो गई थी। कुछ छीनने के पहले ही दहशत भरी उदासी। उसे नहीं जानती मैं, माँ से कहा था। एल्लो, हमने तो तुम्हारे बाऊ को शादी के हफ्ते बाद देखा था, तुम तो पहले ही देख लो। माँ ने उसे जबरन एक फोटोग्राफ थमा दिया था। माँ ने ही बताया था कि वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है। कुछ खबर सुमेधा से ने बताई थी। तुझे आदत पड़ जाएगी यशी, उसने समझाया था। उसके चेहरे पर कोई भाव न देखकर शायद उसे खुश खुश करने के लिहाज से बोली थी, पर हो सकता है ये वैसा ही हो जैसा नेहादी का चित्रकार, और या फिर तेरे सपनों का राजकुमार जो उस पार है। उसने गुदगुदाया था, पर उसे कोई गुदगुदी नहीं हुई थी। वो चुपचाप उठाई थी सुमेधा के पास से। कैसा होगा, गंभीर, शरारती या फिर सपाट जिंदगी जीने वाला, क्षणों को नोटों में तब्दील करने वाला, इंक्रीमेंट और परिवार की चिंता करने वाला, सुबह अखबार, दिन दफ्तर, शाम शॉपिंग या सोशल विजिट, रात एक रस तरीके से दाम्पत्य निभाने वाला पति, या फिर उसके साथ वो सब कुछ जीने वाला जिसे वो जीती है। सुबह के धुंधलके में ओस से नम घास पर पांव रखकर चलने वाला, शाम के रंगों को उसके साथ महसूस करने वाला, लहरों के शोर और बारिश की फुहारों, पहाड़ की चुप्पी, घाटियों के आमंत्रण को महसूस करने वाला। सबसे बड़ी आश्वस्तिदायक बात यह थी कि उन दिनों माँ ने उसे टोकना बंद कर दिया था। मुस्कुराकर बोली थी, रह लो जितने दिन रहना है अकेले, फिर कहाँ रहने देगा वो तुझे अकेले। वो छत पर अकेली होती, कल्पनाओं के ढेर ढेर रंग अपने पास रख लिए थे, मनचाहे रंग।
नेहा दी के चित्रकार प्रेमी की तरह ढेरों ट्यूब्स। सन्नाटा जैसे एक खूबसूरत कैनवास बन गया था। रोज एक न एक पेंटिंग तैयार होती। वो अनदेखा व्यक्ति उसकी नींद होने लगा था। सन्नाटे के विरल राग को उसके साथ सुनता हुआ वो सांझ को पीती हुई बैठी रहती, बालों में उसकी उंगलियों के स्पर्श को महसूस करती, आंखों से जैसे वो उसे छूने लगी थी, महसूस करने लगी थी। एक आकार ने जन्म लिया था भीतर, वो यानी कि शेखर, चित्र का वो मुस्कुराता चेहरा। वो सुबह जल्दी उठा करेगा, ठीक उसी की तरह, सुबह के हल्के उजास को धीमे से महसूस करता हुआ। हल्के उजास में नंगे पांव चलेंगे दोनों घास पर। सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ होंगी वे बातें। कितनी ही पंक्तियां होंगी एक दूसरे को सुनाने के लिए। खाना बनाएगी तब भी तो रसोई की स्लैब पर बैठकर ढेर ढेर बातें करेगा। गले में बाहें डालेगा। वो चिहुकेगी तो कहेगा, पसीना पोंछ रहा था यशी। वे बाहर घूमने जाएंगे तो जुड़े हाथों में एक दूसरे का एहसास दोनों के बीच पसीजेगा। इसी तरह की शाम होगी। वो उसकी जांघों पर दोनों कोहनियां टिकाए उसकी आंखों में पूरा आकाश देखेगी। सिंदूरी रंग के तमाम शेड्स, फिर इर्द गिर्द की स्याह रेखाएं उसे वो दिखाएगी। वो उसे पास खींच लेगा और देर तक उसे देखता रहेगा। वो कुछ कहेगी तो कहेगा, हिश, रंग झड़ जाएंगे। और सचमुच रंग झड़ने लगेंगे और स्याह अंधेरा दोनों को घेरने लगेगा। तब उठेंगे वे दोनों, धीमे से दबे पांव आती चांदनी में। वो गुनगुनाएगी इसी तरह, I want to die while you love me, while you yet hold me dear. वो उसके माथे पर होंठ रख देगा। वो उसकी आंखों के पिघलते रंगों को देखेगी। धीरे धीरे झरने वाले हरसिंगार की तरह झरेंगे दिन रात के एहसास। लहरों का शोर पिएगी शेखर के साथ रात भर। रात का धीरे धीरे गहराना, चांदनी का छितराना, समुद्र में प्रतिक्षण उठता ज्वार। यहीं रह जाए रात भर, वो कहेगी। पगली है तू भी, यहीं इसी चट्टान पर, वो उससे पूछेगा। हाँ यहीं, दोनों वहीं रहेंगे। रात उन्नीदी आंखों में उतर आएगी, समुद्र में उतर जाएगी, समुद्र की गहराई में। इतनी प्यास अच्छी नहीं होती यशी, वो बुदबुदाएगा। ना हो क्या होगा, यही ना कि जिंदगी खत्म हो जाएगी जल्दी। पर मेरा वसूल है कि भले ही जिंदगी खत्म हो जाए, पर जिंदगी को महसूस करना चाहिए उसके भीतर घुलकर, अलग होकर नहीं। जिंदगी की चाहत कभी खत्म ना हो, न तुम्हारी नौकरी हो न मेरा घर, बस हम दोनों और ये तरंग। वो उसे कस लेगा अपने साथ। चुप्पा उदास लड़की एक जिदियाती लड़की में तब्दील हो जाएगी। अपने ढंग से जीवन को जीने के लिए मचलती वो लड़की यशी। जीवन को जीवन की तरह लेकर चलने वाली औरत यशी नहीं, बल्कि प्रति क्षण लहरों की तरह भीतर की तमाम इच्छाओं को लपेटती, हरहराती उद्दाम लहरों वाली यशी। अक्सर शाम के धुंधलके में पड़ोस की युवती पति के साथ स्कूटर पर घूमने निकलती। उसकी कल्पना के रंग भरने लगते। वो भी घूमने जाएगी। खाना दोनों बाहर खाएंगे। उसकी जिद पर वो गाड़ी मोड़ देगा कहीं और। सुनो, हाँ, सिगरेट फूंकता खोया सा उत्तर देगा। मैं क्या ऑकवर्ड लग रही हूं? नहीं तो। सिगरेट की राख झाड़ता वो उसे भरपूर आंखों से देखेगा। फिर उस कोने पर बैठा वो आदमी क्यों घूर रहा है? हाँ हाँ, गलत तो है। क्या? तेरी खूबसूरती?
ये बड़ी तीखी आंखें, गठा हुआ शरीर, सच्ची? वो खिलकर पूछेगी। रात घर लौटकर शीशे में अपने को भरपूर देखेगी। विश्वास नहीं है मुझ पर? वो पीछे से आकर उसके गले में बाहें डालेगा। ये जानते हुए भी कि वो खास आकर्षक नहीं है, वो मुस्कुराएगी किसी गर्विता नायिका की तरह। पर शेखर शब्दों के स्पर्श से अभिभूत करेगा, खूबसूरत से लगने वाले शब्द, जिन्हें सुनने के बाद वो अपने को टटोलने लगेगी। वो जीने लगी थी एक सपने को। वो वाक्य होगा कि उसकी देह समुद्र बन जाएगी। वो समुद्र बनकर जीना चाहती है, झरने की तरह उछलती भागती जीना चाहती है। ना, उसे झील नहीं बनना। औरत बनते ही वो भोलापन जो बिला जाता है, वे सपने जो कहीं गुम हो जाते हैं छठते कोहरे की तरह, वो देहगंध जिसमें वो लड़की के रूप में जीती है, कब गायब हो जाती है? पर वो बचाए रखेगी भीतर की यह देहगंध। उसी के सहारे उसे ढूंढता आएगा शेखर। सुमेधा की तरह वो पहचान देह से शुरू नहीं करेगी। नेहादी सच कहा करती थी, कहती थी, औरत बनने के बाद सपने की मौत पर तो आंसू भी नहीं आते। लड़की जहां पीड़ा की परत में लिपटे सुख को खोज लाती है, वहीं औरत के लिए सुख भी त्याज्य हो जाता है, डायरी में रखे तहों में सूखे फूल की तरह। उसके लिए पीड़ा का अर्थ सिर्फ प्रसव की पीड़ा से जुड़ता है और कुछ नहीं। दी, मैं पीड़ा और उसमें लिपटे सुख दोनों की खुमारी को जीना चाहती हूँ, उसने कहा था तब। वो खिड़की के पास से हट आई। टीवी के ऊपर रखा चित्र उसका और शेखर का विवाह के लाल जोड़े में। उसके पास मुस्कुराता शेखर। विवाह का वो तमाम ताम झाम, मंत्रोच्चार, औरतों की भीड़ से घिरी वो, और था वो शेखर, जीता जागता शेखर, जिसे उसने देखा ही नहीं था और जो उसका पति हो गया कुछ ही अनुष्ठानों और मंत्रोच्चार के बाद। वही था जिसके साथ उसने सपने जोड़े थे। माँ और तमाम बुजुर्ग औरतों की हिदायतें लाल जोड़े में औरत होने का एहसास दिलाते रहे, पर वो कहाँ तब्दील हो पाई थी। शेखर के साथ बंबई आते हुए उसने आश्वस्त किया था भीतर को, पर यहाँ आते ही लड़की की उदासी शुरू हो गई थी। छोटा सा फ्लैट था, सिर्फ एक कमरे और रसोई का, जिसमें सिर्फ एक खिड़की थी, जिसमें से सामने के घर दिखते थे। आसमान को देखने के लिए सिर ऊपर करना पड़ता था। एक टुकड़ा भर था उसके पास। पहली रात थी जब सिर्फ 3-4 तारों वाला आसमान उसके हिस्से में था। शेखर का सामीप्य और उसका भरपूर प्यार वो तो बाद में जान पाई कि वो पुरुष का, पति का सामीप्य और प्यार था, उसके राजकुमार का नहीं। वो 7 बजे उठता था और चाय उसे ही बनानी थी। वो उठी थी आदतन सुबह। पुरुष की अपेक्षाएं, रुचियां औरत की आदत बन जाते हैं, सुमेधा ने कहा था ना। वो पहले दिन खिड़की के पास खड़ी थी अकेली। घास की ओस उसकी आंखों में उतर आई थी। बाहर के उजास में सब कुछ साफ होने लगा था और उसके भीतर सब कुछ धुंधला। वो पहला दिन था और पहली शाम, बादलों से भरी बंबई की शाम। सुमेधा ने कहा था कि शुरू में पुरुष को सम्मोहन के सहारे अपने ढंग से मनवाया जा सकता है। उसे तब उसकी बात अटपटी लगी थी, पर कमरे में कैद टुकड़ा भर आसमान को लेकर वो कसमसाने लगी थी। उसने झिझकते हुए कहा था, चलें बाहर कहीं इस मौसम में? वो चौंका था। व्हाट नॉनसेंस, बीमार पड़ोगी। वो मेडिकल फर्म का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था। तो क्या हुआ?
सर्दी बारिश तो लगी रहेगी। मौसम के अनुसार फूंक फूंक कर जीने लगे तो जी चुके हम। जीना है तो बस जी लो, मत सोचो दिन है या रात, पेट भरा है या खाली, बस जीते रहें। वो जाने कैसे बोल गई थी सहसा। वो पास आया था और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला था, मेरी जान, ये मौसम है यहीं खिड़की के पास बैठने का, चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़ियाँ और साथ में तुम। बाहर बसों में भीगने, साड़ी खराब करने का क्या तो। वो हंस दिया था और उसे कसकर चूम लिया था। वो चुपचाप किचन में थी, पकौड़ियाँ तलती, और वो बाहर था कुछ पेपर्स के साथ। बीच बीच में उसे वहां आने के लिए आवाज देता, पर किचन स्लैब पर कोई नहीं था। वो पकौड़ी की तारीफ करता रहता था कि उसकी माँ भी इसी तरह के पकौड़े बनाती थी, उसके हाथों को चूमा भी था। रात हौले से पसर गई थी, बारिश की तरह। बारिश की वो रात। वो मनमानी करता रहा था उसकी देह के साथ। उसे लगा था कि वो उस रात लगातार मरती रही थी। देह की गठन उसने नहीं देखी थी, सिर्फ ज्वार था जो हर बार उसे भिगो जाता था। पर वो भीग कहाँ पाई थी, सिर्फ गुजर जाता था वो ज्वार ऊपर से। वो सिर्फ कुछ उत्तेजक अंग होकर रह गई थी, यानी कि एक औरत, एक पत्नी। एक सपना था जो धीरे धीरे मरने लगा था। वो उस सपने की मौत देख रही थी। दिन जैसे बुझने लगे थे, न धूप न अंधेरा, सब कुछ बुझा बुझा सा था। हवा में राख जैसा कुछ तैरता। न हवा भी तो गुम होने लगी थी। उसके इर्द गिर्द तमाम चीजें मरने लगी थी। बीमार होने लगा था सब कुछ। मरी नहीं तो सिर्फ वो। सन्नाटे में सपनों की हवा एक सिलवट छोड़ जाती थी रोज, और उन सिलवटों से भर जाता था पूरा दिन और पूरी रात। वो चाहती थी शेखर से कहे कि एक दूसरे को कही गई सोची गई बातों से नया अर्थ मिलता है, संवेदना को भी और संबंध को भी। वो सिर्फ शारीरिक नहीं होता, उससे ऊपर होता है। हम शरीर नहीं होते, सिर्फ भावना होते हैं। जैसे कोई सिंफनी हवा में तैरती रहे। वो प्यार तब सिंफनी हो जाता है। एक दूसरे के होने का एहसास, एक दूसरे के लिए अपने होने का एहसास। गोद में सिर रखकर ढेर सी बातें करना चाहती थी, और धीमी आवाज में कविताएं गुनगुनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि फुसफुसाती मचलती सी आवाज में उससे बातें करे, प्यार के इन क्षणों में जो धीमे धीमे कहीं किसी सांझ की तरह, धीमे धीमे सरक के किसी चांदनी की तरह। वो सिर्फ प्रतीक्षा करती रही समुद्र बनते से शेखर की। पर शेखर के लिए प्यार एकांत की नोच खसोट था, रात में देह की खुमारी था। प्यार दाम्पत्य था, एकदम दाम्पत्य। शेखर के लिए दुनिया की कोई भी वस्तु रुपयों में ही तुलती थी, खरीदी जा सकती थी। सुख सुविधाएं, शांति, सब कुछ। वो क्षणों को रुपयों में तब्दील कर लेने में विश्वास करता था, और उसके लिए उसका घूमना, मेहनत करना जरूरी था, ताकि बुढ़ापे में एक आरामदेह जिंदगी मिल सके। भविष्य, बुढ़ापा, वो इनकी चिंता करता था। उसने उसे बताया था कि तमाम चीजें ऐसी हैं जो रुपयों से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे हवा, चांदनी, पहाड़ी धुंध, या जंगल का संगीत, या शाम के रंग। वो हंसा था। दिमाग तो ठिकाने है। जो चीज काम की ही नहीं होती, वो रुपयों से कहाँ खरीदी जाती है। मैडम, जब जुहू जाओ ना हवा खाने, तब वहां भेलपुरी के रुपए देने पड़ते हैं। घुड़सवारी करती हो या घोड़ा गाड़ी पर जाना हो, समझी, मनोरंजन भी मुफ्त नहीं होता।
यशी उसे बता नहीं पाई कि यह सब जो वो महसूस करती है मनोरंजन नहीं है। सिर्फ इतना बार कहा था उसने। लेकिन धुली चांदनी, शामों के रंग, झरने के संगीत और जंगल के एकांत को महसूस करने वाली दृष्टि खरीद पाओगे क्या? पर शेखर फाइलों में डूब गया था। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, वो बुदबुदाया था। वो शेखर था, उसका पति, जिसने उसे बिन्नी की शादी में पसंद किया था और जो अम्मा की नजर में अच्छा खासा लड़का था, जिसके शादी के बाजार में ऊंचे भाव थे, जो एक सफल आदर्श पति हो सकता था, एक सफल दाम्पत्य निभा सकता था। शेखर में खूबसूरत एहसासों के अर्थ को समझने की न क्षमता थी, न रुचि, न वक्त। उसके लिए तो संसार का अर्थ वही था जो वस्तुगत था। इससे अधिक कविता, संगीत गैर जरूरी चीजें थी, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं थी। खाली वक्त में कढ़ाई, बुनाई, क्रोशिया करना उसकी समझ में आता था। खाली वक्त महसूस करने के लिए भी हो सकता है, सन्नाटे के राग को सुनने के लिए भी हो सकता है, यह वो नहीं समझ सकता था। उसके तर्क वैज्ञानिक होते, मेडिकल होते। एहसासों की दुनिया से उनका कोई रिश्ता नहीं होता था। विवाह के 1 माह के बाद ही शेखर निकल गया था लंबे दौरे पर। फिर तो अक्सर वो निकलता रहता। वो धीरे धीरे उन दिनों को अलग करने लगी थी जब शेखर साथ नहीं होता। वो दौरे पर निकल जाता तो उसके भीतर का जैसे सब फिर पिघलने लगता। तभी तो हुआ था, चित्र का वो शेखर सहसा निकल आया था और वो जीने लगी थी उसके साथ, चित्र वाले शेखर के साथ। शेखर जब जाता तो अपने साथ तमाम चीजें ले जाता, एक पूरी ही दुनिया। उसके जाने के साथ ही एक हिस्सा जो था उसके साथ जीती थी, खत्म हो जाता। देह से भरपूर औरत बन जाने के बाद भी मन की लड़की जो अछूती थी, वो अंगड़ाई लेकर जग जाती और उसके दूसरे हिस्से से जीना शुरू कर दिया था, चित्र वाले शेखर के साथ। वही हिस्सा वो जीना चाहती थी। शेखर की अनुपस्थिति में वो अकेली निकलती, नरीमन पॉइंट, हैंगिंग गार्डन, जाने कहां कहां, बारिश में, सिंदूरी शामों में, रात के झिलमिलाते अंधेरे में। एक दूसरी दुनिया सिमट आई थी उसके इर्द गिर्द। शेखर लौट आता तो सब बुझने लगता। जीने और मरने का ये सिलसिला चलता रहा। शेखर के लौटते ही भीतर की लड़की को सुला देती थी। शेखर को औरत चाहिए थी, लिहाजा यशी ने समझौता कर लिया था 2 हिस्सों में बंटकर। शेखर ने उसे अकेलेपन से मुक्त करने के लिए कंप्यूटर कोर्स करने का सुझाव दिया था, जिसे मुस्कुराकर उसने टाल दिया था। वक्त का उपयोग होना चाहिए यशी, यू आर स्मार्ट इनफ, उसने कहा था। पर वो चुप रही। उन बातों को चुप्पी से झेल लेने की ताकत दूसरे शेखर ने दी थी, ये वो जल्दी ही समझ गई। पर अब शेखर के उस पत्र ने उसे जैसे बीज सपने से झंझोड़ कर उठा दिया था। आज की डाक से वे 2 पत्र आए थे, टेढ़े मेढ़े अक्षरों में अम्मा का पत्र। कैसी हो? पत्र नहीं लिखती? समय नहीं मिलता क्या? जमाई बाबू तो छोड़ते ही नहीं होंगे। मेरी मान जल्दी से कुछ कर ले, वरना बुढ़ापे में बच्चे जनेगी क्या? माँ भरे पूरे घर में ब्याही थी, अब अपने अवचेतन मन की कल्पना को सहला रही थी। दूसरा पत्र शेखर का था। एरिया मैनेजर बन गया हूं, अब भागम भाग नहीं रहेगी। दफ्तर नहीं होगा शहर में, दफ्तर वहीं होगा शहर में। महीने के 2 दिन या 3 दिन बाहर रहना होगा। शेष तुम्हारे साथ। खुश हो ना? शेखर तुम्हारा। वो उत्साहित नहीं हो पाई थी, कुछ टूट गया था जैसे भीतर। उसके लौट आने की आतुरता की तुलना में पत्र में झांकती उसकी अपेक्षाएं। पत्र लिखने वाला शेखर उसका पति है, पर वो शेखर जिसकी गोद में लेटकर कविताएं गुनगुनाती है, जिसके साथ सूर्यास्त के तमाम रंग भीतर उतारती है, वो भी गुम हो जाएगा, उस लड़की को भी अपने साथ लेकर।
यथार्थ सपने को पीछे ठेलकर आगे निकल जाएगा। किसी भी निर्णय को ले लेने की जल्दी, जिंदगी को क्षण प्रतिक्षण जी लेने की तेजी, उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। जब भी सोच की दिशा में कोई अंधी गली टकरा जाती है तो उसकी सुगबुगाहट बढ़ जाती है। उसने खिड़की से बाहर झांका। परिंदे लौट चुके थे। एक हल्की सफेद परत थी जो टुकड़ा भर आसमान में थी। उसे याद आया, आज तो पूर्णिमा है, गोल चांदनी व पूरी माया वाला। गोल चांद, पूरी माया वाला। A word looked at her straight in the eyes. I'm alone, she whispered. I'm alive. She entered the room. उसने खिड़की बंद की और पर्दे खींच दिए। अलमारी में टंगी साड़ियों पर उंगलियां फिराने लगी। गहरी नीली साड़ी पर ढेर सफेद बुनकियां। उसने वही साड़ी पहन ली। मोतियों के टॉप्स, माला। वो बाहर निकल आई। नरीमन पॉइंट की चट्टान पर वो अकेली कहाँ थी? शेखर भी था उसके साथ। साड़ी का आंचल लहराते हुए उसने पूछा, बताओ तो, आसमान ऊपर है या नीचे? वही तो मैं भी सोच रहा था, नीचे कैसे उतर आया? वे दोनों देर रात तक बैठे रहे। घर नहीं लौटना? एक फुसफुसाती आवाज गूंज गई। ना, सारी रात यहीं बैठना है, जब तक रात अपनी साड़ी ना उठा ले जाए। वो भीगती रही, रात गहराती रही, ज्वार बढ़ता रहा। वो पूरी तरह भीग गई थी। हवा सरसरा रही थी। Oh, who would care live till love has nothing more to give, nothing more to offer? I want to die. लहरों के पास नहीं चलना, शेखर फुसफुसाया। चले? सच्ची? वो जैसे नींद में उठ गई थी। चलो। चट्टानों पर धीमे से पांव जमा कर वो उतरने लगी थी। आगे चले? चले? उसकी आवाज भी लहरों में खो गई। वो आगे बढ़ती रही, धीरे धीरे। शेखर के हाथ में उसका हाथ था। मैं ही समुद्र हूं, मैं ही ज्वार, मैं हवा हूं, मैं धुंध। सहसा शेखर का हाथ छूट गया। मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्र, मैं ही रात की कालिमा हूं और मैं ही प्रातः का आलोक। और उस हल्के आलोक में शांत समुद्र के तट पर चट्टानों के पास रेत में एक सिंफनी शांत हो गई थी। नमस्कार। और आज ये विरल राग कहानी, सुमति अय्यर की कहानी विरल राग का अंतिम भाग था। बताइए तो कैसा लगा आप सबको? धन्यवाद।